हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में आपके लिए वन शॉट वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की लेके आया हूं, जो मेरे लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने एग्ज़ाम में कैसे जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं वे आपने सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए अगर अपडेट है, अगर आप सब कंप्लीट स्टडी मटेरियल HPUB एंट्रांस 2025 का परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं, जिसमें आपको HPGK, इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कमीशन एंड कमेटीज, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो कंप्लीट स्टडी मटेरियल, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मात्र आपने 200 रुपीज़ पेड करने हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप टू डेट, टाइम टू टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वे 40 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स के ही होंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड सेक्शन की ही रहेगी। मैं आपको बता दूं, मान लो आपको HPU शिमला में या GCT धर्मशाला में गवर्नमेंट सीट जो है वो एक बची है, और एक सीट बची है, और दो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो मान लो 100 है, दोनों के 100 मार्क्स हैं, और एक गवर्नमेंट सीट बची है। तो किस स्टूडेंट को जो है वो गवर्नमेंट सीट मिलेगी जिसके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा ठीक होंगे। ठीक है, तो आपने तो ये बात याद रखनी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस है सेक्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट सीट के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स हैं, तो जिसके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उसे ही वो गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अब फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करती बार। तो पहली बात तो ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा नहीं है बाकी सेक्शंस की तरह, HPGK, इंडियन जीके की तरह कि आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक लाई करती है उसके ऊपर ये मैटर करते हैं क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड है। अगर जिस किसी भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर अच्छी होगी तो वो उसमें 35 प्लस मार्क्स भी ला सकता है 40 में से, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसका आपने ध्यान देना है, उससे आप भी अच्छा स्कोर जो हो वो कर सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस में। बाकी आपको आज की वीडियो में जो है वो आपको क्वेश्चंस दे के आपने लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं, वो भी आपके, बस आपने कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है आपके लिए कि फर्स्ट पॉइंट है कि आपने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपने क्वेश्चंस को रीड करना है 2 या 3 बार। हर एक ऑप्शंस को भी बिल्कुल ध्यान से आपने पढ़ना है। पहली बात तो ये होगी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की। दूसरी बात है कि जब भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब भी आपने ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं तो खुद को आपने एज अ टीचर, खुद को आपने क्या करना है, एज अ टीचर रख के जो है वो आपने ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। बाकी आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, बाकी आपने टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा और
और जो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं उनको भी आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। अब एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस उसी को आपने रिवाइज़ करना है। तो ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया कि आपने जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, खुद को एज़ अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि आपने क्वेश्चन को 2 या 3 बार जो है वो दोनों लैंग्वेज में जो आपने रीड करना है, ठीक है। तीसरी बात है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी आपने पॉजिटिव वे में ही आपने आंसर देने हैं। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान देनी है। आपने क्या करना है, पॉजिटिव वे में ही इनके आंसर देने हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन ऐसे आएंगे कि आप बच्चों को पीटोगे, बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट ही कर देने हैं। वो कभी क्वेश्चन वो आंसर कभी होंगे ही नहीं, ठीक है। मार देंगे, पीट देंगे, क्लास से कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव वे में ही जो है उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बाकी ये कुछ बातें थी जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करती बार जो है वो ध्यान देना है। बाकी आपको आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चन, उससे आपको जो है वो काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वे आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया कि ए चाइल्ड हु कैन नॉट वर्क एट पेस विद द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज इज कॉल्ड। तो एक बालक जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है उसे क्या कहा जाता है। तो अब आपने आंसर बताना है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। बैकवर्ड चाइल्ड जो है उसे कहा जाता है। अगर एक बालक जो है वो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह जो है वो कार्य नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम में। आपने बस बातों का ध्यान देना जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई है कि कौन कौन सी पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कूल माइंड दे के आपने एग्ज़ाम जो है अपना देना है। बाकी सेक्शन की वन शॉट वीडियो भी देख लेनी है। अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हो तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी नहीं की है उनके लिए भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है वो रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है कि विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासित जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। तो हाउ कैन द स्टूडेंट्स बी डिसिप्लिन्ड इन देयर लाइफ। तो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी लाइफ में जो है वो अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका हो जाएगा, उन्हें विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बाय इनकरेजिंग टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़। स्कूल की सभी एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करके जो है उन्हें अनुशासित जो है वो बनाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर कि हाँ आपने आपको कोई पुरस्कार दे दिया या फिर अनुशासन पर भाषण देकर, ऐसे कोई ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर ऐसा भी नहीं है कि वे किसी के उदाहरण सुनकर वे अनुशासित हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या करेंगे, विद्यालय की स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होंगी उनमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हम इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने में का प्रयास कर रहा है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उसके इस उद्देश्य से संबंधित है। ए टीचर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज हर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बोला गया है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का जो है वो प्रयास कर रहा है। कौन सा क्षेत्र जो है इसके इस उद्देश्य से जो है वो संबंधित है। तो कौन सा जो फील्ड होगी, कौन सा क्षेत्र होगा वो इस से संबंधित होगी, इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी हो जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू
राइट टू एजुकेशन एक्ट एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू अ पार्टिकुलर क्लास हैज़ बीन प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का प्रस्तावित आधार है वे क्या होना चाहिए। ये आरटी एक्ट की बात कर रहे हैं। आरटी एक्ट जो था वो आपका 2009 में आया था और इसे इम्प्लीमेंट जो था, लागू जो था पूर्ण कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। ये आपने नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कमिश्नर कमेटियों में ही पूछ सकते हैं कि आरटी एक्ट जो था वो किस दिन जो था वो लागू हुआ था। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का जो प्रस्तावित आधार है वे क्या होगा, वे बालक की आयु होगा, ना कि उसकी योग्यता होगा। ठीक है, तो एज ऑफ द चाइल्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ अ सेमिनार। आपने देखा होगा स्कूल, अपने कॉलेज में देखा होगा कि टीचर जो होते हैं वे कभी सेमिनार पे जाते हैं। तो सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल विचार विमर्श किया जाता है उसमें, उन्हें डिस्कशन की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि इन योर ओपिनियन वाई गर्ल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी राय में बालिका शिक्षा अति आवश्यक क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने देना है कमेंट सेक्शन में। किस में देना है, आपने कमेंट सेक्शन में देना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आपकी राय में बालिका शिक्षा जो है वो अति आवश्यक क्यों है, गर्ल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में बोला गया कि इससे उन्हें पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी। ऑप्शन बी है अनपढ़ता खत्म होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा है कि बालिका को शिक्षित करने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षित करना। और ऑप्शन डी है दोनों लिंग के बच्चे जो हैं वो एक समान है। ये आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आपने जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने नियत दिन गृह कार्य नहीं किया है, आप उनसे कैसे बर्ताव करेंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव नॉट डन द होमवर्क ऑन द गिवन डे, हाउ विल यू हैंडल दैट। तो आपकी कक्षा के कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, तो आप उनसे कैसा बर्ताव करेंगे। तो एज ए टीचर आप कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप उन्हें एक और अवसर देंगे। यू विल गिव देम ऑन वन मोर चांस। ऐसा नहीं है कि आप दंड देकर उनकी लापरवाही का एहसास दिलाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं करना है अपने। ठीक है, आप उन्हें सचेत करेंगे। यू विल वार्न देम, ऐसे नहीं करना है कि सचेत कर दिया आपने, वार्न कर दिया। आप उनके प्रति अनविज्ञता दिखाएंगे और अगले पार्ट पर चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप उन्हें एक अवसर जो है वो जरूर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि एक अध्यापक का पहनावा जो है वो कैसा होना चाहिए। द ड्रेस ऑफ अ टीचर शुड बी। तो एक टीचर का जो पहनावा है वे कैसा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साधारण परंतु आकर्षण होना चाहिए, सिंपल बट अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नए फैशन के अनुसार जो है वो टीचर अपना पहनावा पहन रहा है, ठीक है, अपने कपड़े पहन रहा है, या फिर ज़्यादा महंगे कपड़े पहन रहा है, या स्थानीय परिधान पहन रहा है, लोकल ड्रेस पहन रहा है। तो कैसा होना चाहिए, एक टीचर का ड्रेस जो है वह साधारण परंतु आकर्षण जो है होना चाहिए, सिंपल बट अट्रैक्टिव होना चाहिए एक टीचर का जो पहनावा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी मैंने जो बातें बताई हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, बस उन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप कमिश्नर कमेटियाँ सभी सेक्शन अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हो तो उसमें भी आपको 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के वहाँ मिलेंगे। उससे प्रैक्टिस करके जो है वो आपको आइडिया जो है वो लग जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। आजकल सभी शहरों में आप निजी शिक्षण केंद्र बहुतायत में पाएंगे। आपकी राय में इन केंद्रों के कारण किस तरह के नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं। बोला गया कि नाउ डेज यू विल फाइंड प्राइवेट एजुकेशन सेंटर्स इन अबंडेंस इन ऑल सिटीज़। इन योर ओपिनियन व्हाट लॉस इज पॉसिबल ड्यू टू दीज सेंटर। तो आजकल आपने देखा होगा शहरों में आपने निजी शिक्षण केंद्र जो है वो कई देखे होंगे। ठीक है, आपकी राय में इन केंद्रों के कारण जो है वो किस तरह के जो नुकसान हैं वे हो सकते हैं। तो अब इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई रुचि नहीं रखते हैं, ये भी ठीक है।
स्वाध्याय की आदत को बहुत कम महत्व देते हैं, ये भी पता है। हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी जो है वो उसको कम महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ाई करता है, परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है, ये भी ठीक है। 3 ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव लॉसेस कैन बी देयर, ठीक है। अब जैसे कि देखा होगा आपने कि स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, जैसे वो ट्यूशन्स भी लगाई होती है उन्होंने बाहर, और क्या किया होता है, स्कूल में वो पढ़ते नहीं हैं और बोलते हैं कि ये ट्यूशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी नुकसान जो है वो भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है वैसा होता है कि वे प्राइवेट शिक्षण केंद्र पर ही ज़्यादा वो बल दे, ध्यान दे, ठीक है। ऐसा नहीं है, सभी नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कई होते हैं। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है वैसा करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि मान लीजिए आपके विद्यार्थी आपको एक अच्छा अध्यापक नहीं मानते हैं, तो आप क्या करेंगे? एज्यूम दैट योर स्टूडेंट्स डू नॉट कंसीडर यू अ गुड टीचर, व्हाट विल वी यू डू? तो बोला गया है कि मान लीजिए आपके विद्यार्थी आपको एक अच्छा अध्यापक जो है वो नहीं मानते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर होगा, आप क्या करेंगे? खुद को प्रमाणित करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। मान लो स्टूडेंट्स होते हैं कि आपको एक अच्छा अध्यापक नहीं मानते हैं, आप मतलब टीचर जो है वो बोलते हैं कि पढ़ाते अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर उनका बिहेव जो है वो अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है? आपने ऐसा नहीं करना कि उन्हें मजबूर करेंगे कि आपको एक अच्छा अध्यापक माने, पिटाई कर दी आपने, डंडे से पीट दिया, मुर्गा बना दिया, और बोलोगे कि मजबूर कर देंगे उनको कि आपको एक अच्छा अध्यापक माने। ऐसा भी नहीं है। अधिक ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना है कि आपने इग्नोर कर देना है। या विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे जो डर पैदा करेगा, ताकि कोई भी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करे। ऐसा भी नहीं करना है। आप क्या करोगे? आप खुद को प्रमाणित करने के लिए जो है वो कठिन परिश्रम करेंगे। ट्राई टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो मैंने आपको पहले ही बोला, ऐसे ऑप्शन जो है वो आपने एलिमिनेट कर देने हैं, ये मारने डांटने वाले जो है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन होंगे ही नहीं, आंसर होगा ही नहीं। उसका 121 पे चलते हैं। बोला गया कि बलवीर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आपके पास मदद के लिए आता है, आप क्या करेंगे? तो बलवीर बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, ही कम्स टू सीक योर हेल्प टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़, व्हाट विल यू डू? तो बलवीर जो है वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आपके पास मदद के लिए आता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे? एज ए टीचर आपने देना है जवाब, आप उसे प्रोत्साहित करेंगे व उसकी मदद करेंगे। इनकरेज एंड असिस्ट हिम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसा नहीं है कि उसकी दरिद्रता का मजाक उड़ाएंगे, मदद के लिए इनकार कर देंगे, या फिर उसकी मदद नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता है वे इस काबिल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उसको इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उसकी मदद करेंगे। 122 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला गया है कि यदि आपकी कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इफ़ ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? तो आपकी कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी जो है वो उपस्थित हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरों की परवाह किए बिना पढ़ाएंगे। टीच देम विदाउट केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं इसमें यदि आपकी कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित है, अब एक दिन की बात है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है आपने ध्यान देना है, इसमें एक दिन, मान लो आज जो है वो कम विद्यार्थी उपस्थित है, अगर कंटिन्यू होते, मान लो 5-6 दिन से बच्चे जो है वो विद्यार्थी जो है वो कम उपस्थित हैं, तब आप क्या करेंगे? उनसे कहेंगे कि वे अपनी समस्याएं जो है समस्याएं आपसे साझा करें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरों की परवाह किए बिना जो है वो आप उन्हें पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिभावक, विद्यार्थी, अध्यापक व अच्छा वातावरण। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गुड एनवायरनमेंट जो है ये जो है वो आपके विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा के लिए जो है वो जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि यदि आप किसी विद्यार्थी को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? इफ़ यू फाइंड योर स्टूडेंट्स स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, यू विल
तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परामर्श देने की कोशिश करेंगे कि ये एक सामाजिक बुराई है और इसका उसके स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि उसे आपने पूरी कक्षा के सामने दंडित कर देना है या उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे या उसे उसी स्थान पर सभी के सामने चेतावनी देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, उसे परामर्श देने की कोशिश करेंगे कि ये एक सामाजिक बुराई है और उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है वो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी HPU B.Ed एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो। लास्ट में आपने बताना है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो कितने ठीक हो रहे हैं 40 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि शिक्षा का जो सही उद्देश्य है, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़। तो शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन का वे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना, टू फैसिलिटेट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला कि इफ अ टीचर हैज़ अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट देन, यदि अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी है तो वे क्या कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पता है आपको, यदि अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी है तो वे अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है। ठीक है, उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, वे विद्यार्थियों से कह सकता है कि वे उससे निजी कोचिंग भी ले, प्राइवेट कोचिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो बोला गया कि द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, बोला गया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसी है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसी है। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर होगा वो आपको पता है, रोजगार केंद्रित नहीं है, विद्यार्थियों को क्रियाकलाप द्वारा सीखने का अवसर प्रदान नहीं करती है, आमतौर पर किताबी है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। बोला गया कि एन इफेक्टिव टीचर इज़ दैट। तो बोला गया कि एक प्रभावशाली अध्यापक कौन वे है। तो एक प्रभावशाली इफेक्टिव टीचर जो है वो कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक प्रभावशाली अध्यापक वे है जिसे अपने विषय की जो है वो पूर्ण जानकारी है। ये आपने याद रखना है, हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल। तो वही एक प्रभावशाली अध्यापक है जिसे अपने विषय की जो है वो पूर्ण जानकारी है, हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। बोला गया कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल। तो आपने देखा होगा कि पर्यावरण शिक्षा जो है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो आपने स्कूल में देखा होगा कि एक सब्जेक्ट है एक। ठीक है, तो वो विद्यालयों में बोला गया है कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो अनिवार्य क्यों है। तो क्यों पता है आपको, विद्यार्थियों में पर्यावरण बोध जो है पैदा किया जा सके। ठीक है, ताकि पर्यावरणविदों का मनोबल जो है वो बढ़ाया जा सके, ये भी सही है। ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रेमी बनाया जा सके, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रीड करना है। ऑप्शंस को भी ध्यान से पॉजिटिव वे में आपने इनके आंसर देने हैं, खुद को एज अ टीचर रख के आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस इन बातों का ध्यान देना है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आपको पता जो है वो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। बोला गया कि पाठ्यक्रम बनाते इसमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। वाइल फ्रेमिंग करिकुलम विच पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो पाठ्यक्रम बनाते समय किन बिंदुओं को जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 आपको पता है, एम्स ऑफ एजुकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य का, अध्यापन के क्षेत्र में शोध। ठीक है, ये भी इसका भी ध्यान होना चाहिए, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, नीड्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की आवश्यकताएं, योग्यताएं और रुचियाँ, इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू स्ट्रेस इन द एग्जाम। तो आपने देखा होगा कि परीक्षा में तनाव भी होता है, स्ट्रेस भी होता है। वे किस कारण होता है। पहली बात तो है वो चिंता से, एंग्जाइटी से, या फिर तैयारी नहीं होती है तभी परीक्षा में तनाव होता है, या विषय की कम समझ होना, लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो हैं वो आपके परीक्षा में जो है वो तनाव के मुख्य कारण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि नेशनल यूनिटी विल ग्रो इफ, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? नेशनल यूनिटी जो है वो कब बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता जो है वो कब बढ़ेगी? क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी कर लेता है। ए टीचर सर्व्स इन हिज कंट्री एनीवेयर, तो इससे क्या होगा? नेशनल यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि इन योर ओपिनियन व्हेन डू द टीचर्स रश फॉर ट्यूशन, तो आपकी राय में शिक्षक ट्यूशन की ओर जो है वो कब भागते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक शिक्षक जो है वो ट्यूशन की ओर कब भागते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हेन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट इनकम बिकॉज ऑफ ग्रीड, जब वे अपने लालच के कारण अपनी आय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो शिक्षक जो है वो ट्यूशन की ओर भागते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 134 पे चलते हैं। शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को अधिक पसंद होता है? विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज लाइक्ड मोस्ट बाय हिज स्टूडेंट, तो शिक्षक का कौन सा गुण है जो विद्यार्थियों को अधिक पसंद होता है? क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, उसकी निष्पक्षता जो है, ठीक है, इस पार्शियलिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निष्पक्षता मतलब कि वे सभी के ऐसा नहीं है कि वो बॉयज़ की तरफ ज़्यादा उनका पक्ष लेते हैं या गर्ल्स का, उनका निष्पक्षता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये गुण जो है विद्यार्थियों को अधिक पसंद होता है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ रिस्पेक्टेड फॉर, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो सम्मान है वे क्यों दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। महान वैज्ञानिक व प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते, बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड कमिटेड टीचर के कारण जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है सम्मान दिया जाता है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी आपने याद रखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी हैं और महान वैज्ञानिक भी थे, ये भी आपने याद रखना है। और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में जीके में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि 8 वर्षीय सोहन अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ने में अयोग्य है, शिक्षक को चाहिए। 8-year-old सोहन इज अनेबल टू रीड एज पर हिज क्लास लेवल, द टीचर शुड, तो 8 वर्षीय सोहन अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ने में जो है वो अयोग्य है, तो शिक्षक को चाहिए वो क्या करेंगे? एज अ टीचर आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके उसके कारण का जो है वो पता लगाएंगे। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज बाई डिस्कसिंग विद एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं है कि उसे निम्न स्तर का पठन अभ्यास कराया जाए या उसे उसी कक्षा में रखा जाए, माता पिता को या सूचित किया जाए, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे? विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके उसका जो कारण है उसका आप पता लगाओगे। 137 पे चलते हैं। इफ़ अ टीचर हैज़ टू पनिश हिज स्टूडेंट्स ही विल, यदि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सज़ा देनी हो तो वे उन्हें क्या करेगा? क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सज़ा देनी हो तो वह क्या करेगा? मुर्गा बनाने का आदेश देगा या डंडे से पिटाई करेगा या गालियाँ देगा या डांटेगा, क्या करेगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर देना है, ये कभी आंसर होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस, ऐसा नहीं है कि आपने कि मुर्गा बनाने का आदेश दे देना है या डंडे से पीट देना है या गालियाँ दे देनी है, ऐसा आपने नहीं करना है। आपने एज ए टीचर ही इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। ए गुड टीचर शुड शो मोर इंटरेस्ट इन, तो एक अच्छे अध्यापक को अधिक रुचि दिखानी चाहिए। तो एक अच्छे अध्यापक को जो है वो अधिक रुचि जो है वो दिखानी चाहिए किसमें? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों में, स्व अध्याय में भी और अपने विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने में भी, सेल्फ स्टडी में भी और
enhancement of knowledge level of his students. क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यार्थी शिक्षा हाई स्कूल के बाद दाखिला नहीं ले पाते हैं, क्यों? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द रूरल एरियाज डू नॉट टेक एडमिशन आफ्टर हाई स्कूल बिकॉज। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यार्थी शिक्षा हाई स्कूल के बाद दाखिला नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं ले पाते हैं? इसका जो कारण है वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उन्हें महाविद्यालय जाने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, ऑप्शन सही है। उच्च शिक्षा उन्हें रोजगार प्रदान नहीं करती है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? द मेन कॉज ऑफ मोरल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ। तो भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का जो मुख्य कारण है वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भौतिकवादी मनोवृत्ति जो है, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। बोला कि हुज बिहेवियर अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स द मोस्ट। तो विद्यार्थियों को किसका व्यवहार जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो स्टूडेंट्स को जो किसका बिहेवियर जो है वो अफेक्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, अध्यापक का, दैट ऑफ टीचर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं? बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम। तो किस पद्धति द्वारा जो है वो विद्यार्थी जो है वो सबसे अधिक सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने आप करके, बाय डूइंग थेमसेल्व्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो खुद करके जो है वो ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। ऑल द टीचर्स शुड बी पंक्चुअल बिकॉज। यह सभी अध्यापकों को समय का पाबंद होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो सभी अध्यापकों को जो है वो समय का पाबंद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना आती है, ये तो ठीक है। विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। विद्यार्थी भी समय पर पहुंचेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल द टीचर शुड बी पंक्चुअल बिकॉज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अध्यापक के लिए अति आवश्यक चुनौती है। तो अध्यापक के लिए जो अति आवश्यक चुनौती है, ए टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज इज। तो अध्यापक के लिए जो अति आवश्यक चुनौती है वे क्या होगी? वे क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, पठन पाठन क्रिया को आनंददायक बनाना, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। जो है वो एक कि पठन पाठन जो क्रिया होगी उसे आनंददायक बनाना जो है वो अध्यापक के लिए एक अति आवश्यक जो है वो चुनौती है। ये आपने याद रखना है। आप उन्हें आनंददायक बनाएंगे तो बच्चे भी उस टॉपिक में, उस क्लास में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। बोला गया है कि यदि अध्यापक के पास विद्यार्थी की गलती का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इफ़ अ टीचर हैज़ नो प्रूफ अगेंस्ट द स्टूडेंट मिस्टेक देन। तो यदि किसी अध्यापक के पास, आपके पास मान लो विद्यार्थी की गलती का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर होगा, तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी को बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए अगर आपके पास उसका कोई गलती का ठोस प्रमाण नहीं है। विद्यार्थी को दंड भी नहीं देना चाहिए, उसके प्रति संदेह पैदा नहीं करना चाहिए। तो तीन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इफ़ अ टीचर हैज़ नो प्रूफ अगेंस्ट अ स्टूडेंट मिस्टेक देन द स्टूडेंट शुड नॉट बी पुनिश्ड, द स्टूडेंट शुड नॉट बी ह्यूमिलेटेड, डाउट्स शुड नॉट बी टू रेज्ड अबाउट हिम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 146 पे चलते हैं। एजुकेशन इज आ ट्रायंगुलर प्रोसेस, इट्स 3 एंगल्स आर। तो शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके 3 कोण हैं। तो एजुकेशन जो है वो आपकी ट्रायंगुलर प्रोसेस है और इसके जो 3 एंगल हैं आपको पता है। ये ट्रायंगल होती है और इसके 3 एंगल होते हैं। ये भी आपको मैथ में पूछ सकते हैं। तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, इसको जनरल सा बात कर लेते हैं। तो बोला गया कि शिक्षा जो है वो एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है और इसके जो 3 कोण हैं वे कौन कौन है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थी, शिक्षक और सामाजिक वातावरण जो है वो इसके 3 एंगल्स हैं, 3 कोण हैं, स्टूडेंट, टीचर और सोशल एनवायरनमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एजुकेशन इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, इट्स 3 एंगल्स आर स्टूडेंट, टीचर एंड सोशल एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन द एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर बी जज्ड। निम्नलिखित में से किन मानकों के आधार पर एक अध्यापक की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो किन मानकों के आधार पर जो है अध्यापक की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है, किस क्राइटेरिया द्वारा एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर जो है वो जज की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में बोला गया है कि द मेथड ऑफ साइलेंट रीडिंग, तो पढ़ने की मूक पद्धति, आपको पता है जो आप साइलेंट रीडिंग, मेरे को पता है आप भी साइलेंट रीडिंग ही करते हो। इसका मेथड जो है पढ़ने की जो मूक पद्धति है वे कैसी होती है। तो साइलेंट रीडिंग से क्या होता है, बौद्धिक कौशल को बढ़ाती है, ये भी सही है। सही तरीके से याद करने में सहायक होती है, ये भी सही है। समय की बर्बादी नहीं होने देती, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द मेथड ऑफ साइलेंट रीडिंग इंक्रीजेज द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, हेल्प्स टू रिमेंबर इन अ बेटर वे, डज नॉट वेस्ट टाइम। 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। बोला गया कि टीचिंग स्टूडेंट्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, तो विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में देने से क्या होता है। तो आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूलों में जो बच्चा होता है वे नया नया आता है, तो उसमें बोला गया कि विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वे मातृभाषा में देने से क्या होता है। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों का जो बौद्धिक विकास है वे तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हेल्प्स टू डेवलप इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स फास्टर, विद्यार्थियों का जो बौद्धिक विकास जो होता है वो तेज़ी से जो है वो होता है। टीचिंग स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स को मदर टंग में प्राइमरी लेवल में जो है वो पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया कि हु स्टेटेड देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ अ टीचर। किसने कहा था कि शिक्षक के शब्दों और क्रियाओं में कोई अंतर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो शब्द थे, ये जो स्टेटमेंट थी कि देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ अ टीचर, तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाकिर हुसैन ने कहा था कि शिक्षक के शब्दों और क्रियाओं में जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन जो है वो आज इस वीडियो में हमने सॉल्व किए, ठीक है। और ये आपकी वन शॉट वीडियो थी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इसी सेक्शन की है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स जो हैं वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वे किस तरह की जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं बाकी सेक्शंस की तरह कि आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है, ठीक है, या रट लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग पे जो है ये मैटर करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर जो है वो कैसे देते हैं। तो आपने जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बातें बताई थी बस उन बातों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ज़्यादा आपने स्ट्रेस भी नहीं लेना है और इन क्वेश्चंस को जो है वो आपने बस खुद की अंडरस्टैंडिंग से पॉजिटिव वे में इनके जो है वो आंसर देने हैं। बाकी आपको आइडिया लग गया होगा आज की क्लास से, आज की वन शॉट वीडियो से, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आया था, ताकि जिससे आपको आइडिया जो है वो आपको लग जाए एग्ज़ाम का, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं तो कैसे देने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हर एक क्वेश्चन को, टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को 2 बार, 2 या 3 बार रीड करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। 2 या 3 बार आपने रीड करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी रीड करना है। और दूसरी बात है कि आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने खुद को एज अ टीचर रख के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपने ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट के तौर पर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपने बस ये सोचना है कि मैं, जब आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सोचना है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे से ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपने खुद को एज अ टीचर रख के आपने इन क्वेश्चंस के जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। बाकी तीसरी बात है कि आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही देने हैं, ठीक है। पॉजिटिव वे में ही आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने देने हैं। बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी, क्वेश्चन को समझने की क्षमता जो है अच्छी होगी, तो आप इसमें जो है इस सेक्शन में जो है वो 35+ मार्क्स भी ला सकते हो, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी आपने बस इन बातों का ध्यान देना है और बिल्कुल आराम से आपने एग्ज़ाम देना है। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बाकी आपने बिल्कुल कूल माइंड होकर आपने एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम आपका अच्छा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तभी मैं आपके लिए ले आया था वन शॉट वीडियो, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। बाकी हमने वन शॉट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, एचपी जीके, इंडियन जीके, हिंदी, कमीशन एंड कमेटियाँ, तो वो भी आपने प्लेलिस्ट में जाकर देख लेनी है ज़रूर, उससे भी आपको जो है वो काफ़ी हेल्प में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एचपी जीके, इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एचपीयूबी एंट्रांस 2025 का अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने क्या, बस 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम को भी 3-4 दिन बच गए हैं, ठीक है। आज शनिवार है, 3 दिन बचे हैं, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ पेड करने हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इस नंबर पे आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने व्हाट्सएप कर देना है, मात्र 200 रुपीज़। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी कंप्लीट स्टडी मटेरियल की, एचपीबी एंट्रांस 2025 की। मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको डेली अप टू डेट, टाइम टू टाइम पीडीएफ्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। बाकी आपको वन शॉट वीडियोस जो है वो आपने ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो जो है वो था टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड की लेके आया था। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एचपीयू जो है वो किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। बाकी आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी एग्ज़ाम जो है बिल्कुल अच्छे कूल माइंड होकर देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है उनको बस अब मल्टीपल टाइम जो है वो आपने रिवाइज़ करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ सिलेबस पढ़ लिया है और रिवाइज़ किया नहीं है, रिवीजन किया नहीं है, तो फिर उससे जो है वो काफ़ी दिक्कत जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है रिवीजन से, ठीक है। तो जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। बाकी और बिल्कुल आपने अच्छी तैयारी की है, ऐसा नहीं है, डरना भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर से भी कब हमसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, घबराहट होती है, तो क्वेश्चन हम ऑप्शंस ही आगे पीछे हो जाता है। तो बस बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने एग्ज़ाम देना है। बाकी आपके जो मार्क्स हैं, स्कोर जो है वो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।